नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का गणित का एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे, है ना? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको ये मैं पूरा बेसिक से समझाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा गया है, मान लीजिए u इक्वल टू इतना एक समुच्चय दिया गया है, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना। तो हमें इसमें क्या करना है, a डैश निकालना है, a डैश। अब ये डैश क्या होता है, तो ये कहलाता है पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पूरक समुच्चय की बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ताकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखिए पूरक समुच्चय क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, मान लीजिए हमें कोई समुच्चय ए है, उसका पूरक निकालना है, तो उसको ऐसे डैश लगा दिया जाता है ऊपर, है ना? ऐसे छोटा सा डैश लगा देगा, तो ये कहलाता है पूरक समुच्चय। अब जब भी आपसे कोई भी पूरक समुच्चय पूछेगा, तो उसमें आपको दो चीज़ें दी जाएंगी। क्या क्या दिया जाएगा, सबसे पहले यू दिया जाएगा। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट्स। मैंने आपको इसके पहले बता दिया है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो आपको यू दे दिया जाएगा और एक कोई भी समुच्चय दे दिया जाएगा, जैसे ए बी कुछ भी दे सकता है ना? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी, u, और उसके बाद कोई आपको समुच्चय दे दिया जाएगा, जैसे कि a या b, ऐसा कुछ, है ना? अब आपको जब भी पूरक समुच्चय पूछे, तो पूरक समुच्चय कहते किसे हैं, कैसे निकालना है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया u इक्वल टू इतना, a इक्वल टू ये, b इक्वल टू ये और c इक्वल टू ये। अब हमें a डैश निकालना है, तो a डैश का मतलब होता है जिस चीज़ में डैश लगा हुआ हो। जैसे कि क्या लिखा गया है, a डैश। तो a डैश का मतलब होता है कि सबसे पहले जो आपको u दिया गया है, उसी में से आप इसको घटा दो। तो ये क्या लिखा गया है, a, तो u में से आप a को घटा दो, तो यही निकल जाएगा a डैश। ठीक है, u में से a को घटा दो, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा। तो u में से a को घटा दो। तो देखिए, किसी समुच्चय में दूसरे समुच्चय को घटाते कैसे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो u में से a को कैसे घटाएंगे, आपको देखना है कि a में कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं। तो क्या क्या है, 1 2 3 4। तो आप u में से इन्हीं अवयवों को हटा दो। तो क्या है, 1 2 3 4, इनको हटा दिए, इतना है ना? तो क्या बचा, इतना बचा, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डैश इक्वल टू आ जाएगा, आप ऐसे ब्रैकेट लगाओ, और जो अवयव बचे हुए हैं इनको तो घटा दिया था हमने, है ना? तो इतना बचा था, तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी डैश। अब हमें बी डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू तो सब में रहेगा, है ना? और जिसका डैश पूछा जाए उसी को आप यहाँ घटा दीजिए, तो u माइनस बी। यानी कि आपको क्या करना है कि u में से ऐसे अवयवों को घटा देना है जो b में उपस्थित हैं। तो b में क्या क्या है, 2 4 6 8। तो आप इससे 2 4 6 8 को हटा दो, तो 2 हटा दिए, है ना? 4 हटा दिए, 6 हटा दिए और 8 हटा दिए। तो क्या क्या बचा, 1 3 5 7 9। तो बस यही आप लिख दीजिए, यही हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बी डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ए यूनियन सी का डैश, है ना? पूरे का डैश लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी, क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन सी का डैश पूछा है ना? तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, यानी कि संघ और सर्वनिष्ठ, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो उससे आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यूनियन का आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो देखिए, ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन सी यानी कि ए और सी के सभी अवयवों को मिला के लिखिए, है ना? तो ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4। ठीक, फिर सी में कौन कौन से अवयव हैं, तो सी में देखिए 3 4 है, तो 3 4 तो हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, तो अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या है, 5 और 6, तो यहाँ पर आगे लिख दीजिए 5 और 6, और यही इसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ए यूनियन सी का डैश निकालना है, हमें ये नहीं निकालना था ए यूनियन सी, नहीं, ए यूनियन सी का डैश निकालना था, यानी कि आपको यू में से ए यूनियन सी को घटा देना है। ठीक है, देखिए ए यूनियन सी में से कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बस यू में से इन्हीं अवयवों को हटा दीजिए, जो बचेगा वही इसका आंसर है। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 से लेके 6 तक घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, तो इसको पूरा का पूरा आप हटा दीजिए, है ना? तो क्या बचेगा, 7 8 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 8 और 9।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जो इसमें जिसका डैश पूछा जाए उसी को निकाल लीजिए कि ये आखिर है क्या, और इसमें से इनके अवयवों को हटा दीजिए और पूरा का पूरा यू उतार दीजिए, जितना बचे वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, अगला वाला है ना, ए यूनियन बी को कर लीजिएगा। अब मैं ए डैश का डैश बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ए डैश कैसे निकालेंगे। ए डैश का मैंने मतलब बताया था क्या होता है, यू में से आप उसी को घटा दीजिए जिसका डैश पूछा जाए, है ना। तो मैंने ए का डैश निकाला था पहले, आप देख लीजिएगा। यू में से ए के जितने अवयव हैं उनको हटा दीजिए। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 है, तो आप 1 2 3 4 को हटा दीजिए। तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आ गया ए डैश। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है, यानी कि हमें फिर से क्या करना है, ए डैश का डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से ए डैश को घटा देंगे। मैंने क्या बताया था, जिसका डैश निकालना हो उसी को यू में से घटा दीजिए। तो अब इस पूरे का डैश पूछा है, इसलिए यू में से ए डैश को घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यू में से ए डैश को घटाएंगे तो ए डैश अभी कितना आया, 5 6 7 8 9। तो यानी कि अब आप क्या करेंगे, इस u में से 5 6 7 8 9 को घटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 को घटा दिए, कितना बचा, 1 2 3 4। तो यानी कि ये जो आंसर है इसका ए डैश का डैश, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। और आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 जो है वो तो ए के बराबर है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर ए। अब ये एक फार्मूला भी होता है, ये तो मैंने अभी मैथ के तरीके से बता दिया। तो ये एक फार्मूला भी होता है कि अगर किसी भी समुच्चय का डैश हो और उसका पूरे का फिर से डैश कर दिया जाए तो वो वही समुच्चय आ जाता है, यानी कि ए डैश का डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। तो आप लोग इस फार्मूले को लिख लीजिए, ये एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपसे बन गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बी माइनस सी का डैश। तो b माइनस सी का होल डैश है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले b में से c को घटा देंगे। b में से c को घटाने का मतलब क्या हुआ, b के ऐसे अवयव जो c में उपस्थित ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है इसमें b में, है ना, और 4 इसमें भी है, तो 4 क्या होगा, इससे घट जाएगा, है ना। फिर क्या है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 इससे घट जाएगा, यानी कि 4 और 6 घट गया, कितना बचा, 2 और 8। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 8। ये क्या किए हैं, अभी b में से c को घटा दिए हैं तो 2 8 आ गया, ठीक है। अब हमको इसका डैश निकालना है ना। तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, u में से ये जो u दिया गया है उसमें से इन्हीं दोनों अवयवों को घटा दीजिए। तो क्या है, ये 2 और 8 है, तो इसमें से 2 और 8 को हटा दीजिए। तो कितना बचेगा, ये बाकी के जितने अवयव बचे वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, देखिए 2 हटा दिए और 8 हटा दिए, तो कितना हो जाएगा, b माइनस सी का होल डैश बराबर हो जाएगा 1, फिर 2 हटा दिए, फिर 3 4 5, इसी तरह से करते जाएंगे, 6 7 8 को हटा दिए हैं, फिर हो जाएगा 9। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, मैं इसका केवल एक ही बताऊंगा, बाकी सभी इसी तरह से हैं। तो आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो हमको ये जो नीचे समुच्चय दिए गए हैं उनके पूरक ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू ए बी सी है, तो इसका पूरक तो a डैश हो जाएगा, है ना। a का पूरक क्या होगा, a डैश, डैश लगा देते हैं पूरक में। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, u में से a के अवयवों को घटा दीजिए। तो a के कौन कौन से अवयव हैं, a b c। तो इसमें से आपने a b c को हटा दिया, तो क्या बचा, d e f g h। बस यही लिख दीजिए, यही इसका आंसर है, d e f g और h। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चैप्टर 1 11th क्लास का जो मैथ का चैप्टर 1 है, उतना इजी कोई भी प्रश्नावली, कोई भी लेसन नहीं है ना, पूरे 11th क्लास में। तो आप लोग ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से करिए, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक मैं और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी डाउट हो तो मैं अब लास्ट वाला बता देता हूँ, है ना। फर्स्ट वाला बता दिया, अब लास्ट बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, डी है। अब हमको इसका पूरक ज्ञात करना है, तो डी का पूरक क्या हो जाएगा, डी डैश, है ना। तो डी डैश कैसे होगा, यू में से आप डी के अवयवों को घटा दीजिए। तो डी में कौन कौन से अवयव हैं, एफ, तो एफ को घटा दिए। फिर क्या है, जी, तो जी को हटा दिए। फिर क्या है, एच, तो एच को हटा दिए। फिर क्या है, ए, तो ए को हटा दिए। अब जितना बचा उसी को लिख दीजिए। तो क्या बचा, बी सी डी और ई, और यही इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो ये भी आप लोगों से पूरा बन जाएगा। तो बाकी के जो दो मैंने छोड़े हैं, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आपसे बनेगा, है ना।
तो और अगर बन जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि हाँ बन गया है, नहीं बनेगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो जब मैं आगे के चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उनमें क्वेश्चन नहीं छोड़ा करूँगा, सारे क्वेश्चन बता दिया करूँगा, ठीक है। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं ऐसे जो ऐसे स्क्रीन में अभी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे स्क्रीन में पढ़ा दूँ तो आप लोग पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर मैं कॉपी में लिख लिख के समझाऊँ, है ना, कैमरा से समझाऊँ कि ऐसे स्क्रीन में समझाऊँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, है ना, और जिसमें आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। इनके भी पूरक लिखना है, बहुत ही सिंपल है। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरे u में से आप इसको घटा दो। तो इसमें क्या बोला गया है, u तो दिया नहीं गया है, u क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि u क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे शॉर्टकट में आप n बोल सकते हो, है ना, नेचुरल नंबर। तो u हमें ये दे दिया, ठीक। अब दूसरे जो समुच्चय दिए गए हैं वो ये हैं। तो सबसे पहला समुच्चय क्या है, पहले नंबर पे x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। अब इसका पूरक कैसे निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं में से आप सम संख्याओं को घटा दो। तो प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं को छोड़ दो, क्या बचेगा, विषम संख्याएं, है ना। तो आप इसमें कुछ न करो, केवल ये लिख दो, इसका जो पूरक है वो ये हो जाएगा कि ऐसे लिखो x, और जैसे इसमें चिन्ह बना हुआ है वैसे बना के x एक प्राकृत प्राकृत, और जहाँ पर सम लिखा गया है वहीं पर आप कुछ ना करो, केवल विषम लिख दो, है ना, इसी का उल्टा कर दो जस्ट। तो x एक प्राकृत विषम संख्या है, यही आप पूरा लिख दीजिएगा और यही इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, केवल इसका आपको उल्टा कर देना है, वही इसका पूरक होगा। फिर देखिए दूसरे में क्या है, x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसमें भी आप इसका उल्टा कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, तो यही इसका पूरक हो जाएगा। x एक प्राकृत विषम संख्या दिया हुआ है, तो जहाँ विषम है वहीं आप लिख दीजिए सम, है ना, इसी का उल्टा। तो x एक प्राकृत सम संख्या है, यही इसका पूरक है, बस सिंपल, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, बस यहाँ पर लिख दीजिए नहीं है, ठीक है। कहाँ, धन गुणज के आगे लिखना है आपको, नहीं है, बस यही इसका आंसर है, उसी का उल्टा करते जाना है ना। तो x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, यही इसका पूरक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य का उल्टा क्या होता है, भाज्य। तो आप यही लिख दीजिए कि x एक भाज्य संख्या है, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा कि x एक भाज्य संख्या है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अब इसका उल्टा आप क्या लिखोगे, अब आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो, इतना तो सोच ही सकते हो कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इसका उल्टा हमें लिख देना है। तो क्या लिख देंगे, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है, बस इसी का उल्टा लिख दो, नहीं तो करना है और क्या, उल्टा करना तो आप लोगों से बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है, बस ये लिख देना है, यही इसका पूरक है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बस नहीं लगा दो, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक, इसमें भी नहीं लगा देना है, बस यही इसका आंसर है, ठीक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट में। अब बार बार वही चीज़ मैं बताऊंगा तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा, है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x + 5 = 8, क्या दिया गया है, x + 5 = 8। तो आपको इसका उल्टा करना है, तो उल्टा कैसे करेंगे, ये अभी क्या दिया गया है, इसके बराबर है, लेकिन आपको क्या लिखना है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है कैसे करेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि इसी को काट दीजिए, बस काटना है और क्या, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला भी सेम इसी तरह से है, तो इसको ज़रा आप लोग भी करिए, कुछ मेहनत करिए, है ना, दिन भर बैठे रहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, x बड़ा या बराबर है 7 के। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, जो इसमें दिया गया है उसी को छोड़ के बाकी दूसरा कर दो। तो x बड़ा या बराबर है 7 से, तो बड़ा और बराबर तो दे दिया, तो इसके अलावा क्या बचा, छोटा। तो आप ऐसे लिख दो, x छोटा है 7 से, और बस यही आंसर, ठीक। अब इसमें भी ऐसे ही है, तो इसको अब आप लोग करिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप लोग भी कुछ करो, नहीं तो हमारे भरोसे ही बैठे रहोगे तो पेपर में हम लिखने थोड़ी ना जाएंगे। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर भी थोड़ा बहुत कमेंट करके बता दिया करिए, तो हमें पता चले कि आपसे कितना बना और कितना नहीं बना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि u = इतना हो, a = इतना, b = इतना। अब ये इतना क्या है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ते जाइएगा, ये सब दिख रहा है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे,
तो इसको तो कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं 5 मिनट का एक वीडियो बना के इसको कॉपी में सॉल्व कर दूंगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में इतने सारे नंबर्स लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा गच्च पिच्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी में समझा दूंगा, और अगर आप लोगों से बन जाएगा तो कर लीजिएगा कि ए यूनियन बी सबसे पहले निकालेंगे और उसका डैश कर देंगे, यानी कि यू में से इसके अवयवों को घटा देंगे, और इसमें क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश इनको निकाल करके इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये इसके बराबर आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से है। तो अगर बन जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं कॉपी में ये वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, कॉपी में लिख के, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर स्क्रीन में मैं समझाऊंगा तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स लिखने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, हमें वेन आरेख खींचना है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेन आरेख होता क्या है। तो आपको क्या करना होता है वेन आरेख में, सबसे पहले एक ऐसे चतुर्भुज बना लीजिए और दो समुच्चय होते हैं, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। तो एक गोला ऐसे आप ए का बनाइए और एक गोला बी का बनाइए, ठीक। और ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है चतुर्भुज, ये वाला, है ना, ये पूरा का पूरा जितना चतुर्भुज का भाग होता है ये कहलाता है यू। इसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जहाँ ए भी उपस्थित हो और बी भी हो, है ना। यहाँ पर ये वाला जो गोला है वो ए है और ये वाला जो गोला है वो बी है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आप देख सकते हो कि अगर कभी भी ए यूनियन बी पूछे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों को, ए और बी जो समुच्चय दिए गए हैं इनके जो गोले हैं इन दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो आप देख सकते हो कि ए और बी कहाँ कहाँ है, ये है ना। तो इसको पूरे को आप ऐसे कलर कर दीजिए अपने पेंसिल से, है ना, पेंसिल से या पेन से जैसा भी है। तो आप इसको पूरे को कलर कर दीजिए, दोनों को ऐसे पूरा जितना इनका भाग है इसमें उस पूरे को कलर कर दीजिए, और जो आएगा यही होता है ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को मिला के लिख दिए, यही होता है ए यूनियन बी, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी का वेन आरेख, ठीक। अब थोड़ा सा ए इंटरसेक्शन बी का देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही चतुर्भुज बनाएंगे, फिर एक गोला ए का एक गोला बी का। अब अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी बोल दिया जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन एरिया हो, है ना, मतलब कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो आप देख सकते हो कि ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, है ना, ये क्या है, इसमें भी उपस्थित है, इस वाले गोले में भी और इस वाले गोले में भी है। देखिए ये इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, और यही इसका वेन आरेख होता है, ठीक। तो ये तो हो गया वेन आरेख के बारे में बेसिक जानकारी। और ये जो पूरा का पूरा चतुर्भुज होता है ये पूरा यू कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचेंगे, है ना। तो ये मैंने बताया था कि कैसे वेन आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे, है ना। तो मान लीजिए ये एक हम बड़ा सा चतुर्भुज बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो गोले खींचेंगे, है ना। तो दो गोले हम यहाँ पर खींच देते हैं। मान लीजिए एक ये गोला है और एक ये वाला गोला है, ठीक है, ये गोले हो गए दो। अब क्या करेंगे, इस वाले गोले को हम ए मान लेते हैं और इस वाले गोले को बी मान लेते हैं, ठीक। अब हमें इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए और बी दोनों को मिला देना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी का वेन आरेख कैसे खींचते हैं। तो यानी कि ए और बी इन दोनों को आप मिला दीजिए, ऐसे पूरे को कलर कर दीजिए ऐसे, है ना, पेंसिल से या पेन से जैसा भी आप चाहें पूरा कलर कर दीजिए। जितना भी ए और बी का एरिया है ये सारा का सारा आप ऐसे कलर कर दीजिए, है ना। तो आराम से आप घर में बैठ के करिएगा, अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, केवल आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। ये कर दिया, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ए यूनियन बी का डैश, है ना। तो हमें इसका डैश निकालना है। तो डैश का मतलब क्या होता है, यू में से आप इसी को घटा दीजिए। तो आप लोग कैसे घटाएंगे, ये जो पूरा का पूरा होता है चतुर्भुज ये क्या कहलाता है, यू कहलाता है। अब यू में से आप ये जो रेड वाला एरिया है पूरा इसको घटा दीजिए। तो क्या बचेगा, इधर जो पूरा बचा हुआ है एरिया ये बचेगा, है ना। तो आप लोग इसको अलग से दूसरे कलर से कलर कर लीजिएगा, है ना, ऐसे पूरा कलर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितना एरिया बचा हुआ है इस रेड वाले के अलावा उसको किसी दूसरे कलर से ऐसे कलर कर लीजिएगा, ठीक। और यही इसका हो जाएगा वेन आरेख, ठीक। अगर आपके पास कलर नहीं है,
आप पेपर में भी वैसे कलर का यूज नहीं करते हो तो क्या करेंगे, आप पेन या पेंसिल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको कलर कर देना है और यही क्या हो जाएगा, इसका वेन आरेख। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो अभी मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एक डी मार्गन का रूल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए दो समुच्चय दिए गए हैं, दोनों में डैश लगाया गया है और उनके बीच में यूनियन या इंटरसेक्शन लगाया गया है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले उन्हीं दोनों समुच्चयों को लिख लीजिए। तो क्या है, ए और बी है, तो हमने लिख लिया ए और बी, और फिर इसका पूरे का डैश कर दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या था, अलग अलग डैश था, अब आप इसका पूरे का डैश कर दीजिए और ये जो चिन्ह था इसको उल्टा कर दीजिए। तो ये क्या था, अभी इंटरसेक्शन का था तो आप का लगा देंगे ऐसे, और यही होता है डी मार्गन का नियम। तो यानी कि हमने फॉर्मूले से क्या किया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी का होल डैश कर लिया। ठीक, अब चूंकि ए यूनियन बी का होल डैश का हमने वेन आरेख पहले ही खींच चुके हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसलिए अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जो अभी वेन आरेख खींचे थे वही इसका दूसरे वाले का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बता देते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो पूरी वही प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी सबसे पहले हम ऐसे एक आयत बना लेंगे, है ना, या चतुर्भुज बना लेंगे, जो भी आप समझें। ये बना लिया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दो गोले खींच लेंगे, है ना। तो मान लीजिए एक गोला हमने ये खींच लिया और एक गोला ये खींच लिया। ठीक, ये गोले हो गए। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एरिया जो ए में भी हो। मान लीजिए ये वाला ए है और ये बी है, और ये पूरा का पूरा जो चतुर्भुज है ये क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए यू। तो ए और बी का वो एरिया जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए ये वाला जो एरिया है ना, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये वाला एरिया है बीच का, येलो कलर में आपको जो दिख रहा है, वो क्या है, ए में भी उपस्थित है ऐसे और बी में भी उपस्थित है ना। तो यही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना था यहाँ पे, है ना, इसका पूरे का डैश। तो अब डैश का मतलब क्या हुआ, यू में से आप इस पूरे को घटा दीजिए। ये पूरा का पूरा क्या है, यू है। यू में से आप ये वाला जो एरिया है येलो कलर का, इसको घटा दीजिए। तो बाकी का जितना बचा आप उसे किसी दूसरे कलर से कर दीजिए। जैसे कि मैं किससे कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, तो यहाँ जो जितना बचा है यहाँ पूरा, उसको मैंने इस कलर से ऐसे कलर कर दिया। पूरा आप एक तरफ से करिएगा तो ये जो हो जाएगा, यही किसका हो जाएगा, वेन आरेख ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। आप ऐसे पूरा अच्छे से कलर करिएगा, इसमें कलर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। केवल ये जो येलो वाला बीच में है उसको छोड़ दीजिएगा और ये पूरा का पूरा कलर कर दीजिएगा। ठीक है, और यही इसका वेन आरेख हो जाएगा। ठीक है, ये तो खेल है, अब कलर करते बैठे रहेंगे बढ़िया आराम से, क्या करना है ना। लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा कलर नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये भद्दा दिख रहा होगा, पर फिर भी आपको केवल समझाना है, मुझे रंग या पेंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें केवल ये येलो वाला छोड़ देना है, जितना एरिया इसमें बोला गया हो वो एरिया अलग रखना है, और जितना एरिया बचे उसको दूसरे कलर से कलर कर देना है, और यही होता है वेन आरेख। ठीक, तो ये आपसे बन गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब अगर आप ए डैश यूनियन बी डैश निकालें तो ये, अगर आप डी मार्गन के रूल से देखें तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, जब दोनों का डैश लगा हो तो पूरे का होल डैश सबसे पहले कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का होल डैश। फिर जो बीच में चिन्ह लगा हो उसी को उल्टा कर दीजिए। तो ये क्या है, यूनियन का चिन्ह है, तो आप इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ का चिन्ह कर दीजिए, और यही इसका आंसर है ना। तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाल लीजिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल लिया, जो अभी इसके पहले निकाले थे, और वही वेन आरेख इसका भी हो जाएगा। तो दोनों सेम ही थे, ये दोनों एक तरह से थे और ये लास्ट वाले दोनों एक तरह से थे, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है ना, मतलब जितने भी त्रिभुज हैं सभी के सभी क्या है, यू हैं। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए क्या है। इसमें क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में से
दो कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं, है ना, दो कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन कम से कम ये वाला जो कोण है, कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री का ना हो, यानी कि ये 60 डिग्री का नहीं होना है। अब आपको क्या पूछा है, ए डैश पूछा है, यानी कि ए का पूरक पूछा है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, उसी का उल्टा, मैंने आपको अभी बताया था। तो उल्टा है तो क्या करेंगे, जो इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है वही कर दीजिए, ऐसा हो। तो इसमें क्या कहा गया है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो आपको लिख देना है कि ये जो एक कोण बोला गया है कि 60 डिग्री से भिन्न हो, तो ये कर दीजिए कि ये भी 60 डिग्री का हो, है ना। जो इसमें बोला गया था उसी का उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या कहा गया था, 60 डिग्री से भिन्न हो, आप कर दीजिए कि तीनों कोण 60 डिग्री के हों। तो तीनों कोण जब 60 डिग्री के होंगे, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोण जो हैं वो 60 डिग्री के हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज। ठीक, आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, ऐसे जैसे निर्माण रूप में लिखते हैं ना कि x x एक, है ना, ऐसे पूरा करके आप लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका पूरक समुच्चय। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा a डैश इक्वल टू x x, यहाँ फिर से x लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है, और यही इसका आंसर। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी एक और क्वेश्चन छोड़ा था। कौन सा क्वेश्चन था ये, चौथा नंबर, है ना, ये वाला, ये है ना। तो ये मैंने आपको छोड़ा था, तो ये जब मैं बताऊंगा तभी मैं आपको 7th क्वेश्चन भी बता दूंगा। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इनको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों को थोड़ा सा अभी लग सकता है कि हाँ ये बोरिंग लग रहा है, या फिर लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करना ही करना है, और 11th 12th का बेस होता है। अगर आप 11th की पढ़ाई अच्छे से कर लिए तभी आपकी 12th की पढ़ाई अच्छी होगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही हो, मेरी वीडियो में कहीं दिक्कत आ रही हो कि आपको अगर स्क्रीन पे जो मैं लिख के समझाता हूँ वो ना समझ में आता हो, अगर आपको कॉपी में लिख के समझना हो, या फिर जो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ वो आपको ये बोलना हो कि नहीं ये क्वेश्चन मत छोड़ा करिए, पूरा बताया करिए, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको अगली वीडियो में सुधार दूंगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है।